क्या होगा अगर तुम्हारा अपना पिता तुम्हें मार देना चाहता हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी नजर में तुम कमजोर हो, और खुद को साबित करने के लिए तुम्हें भेज दिया जाए एक ऐसे खौफनाक ग्रह पर जहां हर कदम पर मौत इंतजार कर रही हो, जहां विशालकाय मॉन्स्टर्स का राज हो और जहां जिंदा बचना ही सबसे बड़ी जीत हो। लेकिन सोचो, अगर उसी ग्रह पर तुम्हारा सामना एक ऐसे रहस्य से हो जाए जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल दे। आज की कहानी एक ऐसे योद्धा की है जिसे पूरी दुनिया ने कमजोर समझा, लेकिन वही आगे चलकर सबसे बड़ा योद्धा बनने वाला था। तो कहानी की शुरुआत में हम एलियन डेक को देखते हैं, जो एक विशाल स्पेसशिप के अंदर बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुलती है, उसे एहसास होता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। जिस स्पेसशिप में वह मौजूद है, वह धीरे धीरे टूट रहा होता है। चारों तरफ खतरे की चेतावनी देने वाली आवाजें गूंज रही होती हैं, और स्पेसशिप की दीवारें तथा शीशे हवा के भयंकर दबाव की वजह से एक एक करके चटकने लगते हैं। स्थिति हर सेकंड और भी खतरनाक होती जा रही होती है। ऐसा लगता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन आखिरी पल में डेक एक छोटा इमरजेंसी पॉड एक्टिव कर देता है। अब वह पॉड आसमान से तेजी से नीचे गिर रहा होता है। तभी डेक की नजर एक विशाल और खौफनाक ड्रैगन पर पड़ती है, जो सीधा उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ऐसा लगता है जैसे वह किसी भी पल उस पर हमला कर देगा। लेकिन तभी अचानक कहीं से एक दूसरा ड्रैगन आकर पहले वाले पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच शुरू हुई भयानक टक्कर की वजह से डेक अपना नियंत्रण खो देता है। कुछ ही देर बाद वह एक अनजान और रहस्यमयी ग्रह पर आकर क्रैश हो जाता है। जैसे ही डेक उठता है, उसे तुरंत महसूस हो जाता है कि यह दुनिया बिल्कुल सामान्य नहीं है। चारों तरफ अजीब सन्नाटा फैला हुआ होता है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए वह अपने एडवांस हथियार बाहर निकालता है और उनकी जांच करने लगता है। तभी अचानक उसे अपने पीछे किसी चीज की हलचल महसूस होती है। वह सावधानी से पलटकर देखने ही वाला होता है कि तभी उस पर एक ऐसा हमला होता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। जंगल के पेड़ों की विशाल शाखाएं अचानक जीवित प्राणियों की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। देखते ही देखते वे उसे जकड़ लेती हैं और जमीन पर पटकना शुरू कर देती हैं। डेक पूरी ताकत से उनका मुकाबला करता है, लेकिन वे शाखाएं रुकने का नाम नहीं लेती। इतना ही नहीं, वे उसके हथियारों को भी एक एक करके उससे छीनने लगती हैं। अब डेक पूरी तरह से घिर चुका होता है। काफी देर तक संघर्ष करने के बाद वह किसी तरह तेजी से भागकर पास मौजूद एक ऊंची चट्टान पर चढ़ जाता है। वहां पहुंचते ही शाखाएं उसका पीछा तो करती हैं, लेकिन उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाती। कुछ पल के लिए डेक राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि असली खतरा शायद अभी शुरू हुआ है। दरअसल डेक एक ऐसी दुनिया से आता है जहां सिर्फ ताकत की कीमत होती है। वहां के लोग जन्म से ही योद्धा होते हैं, और जो कमजोर साबित हो जाए उसे जिंदा रहने का अधिकार तक नहीं दिया जाता। उस समाज में दया, रहम या दूसरी मौका जैसी कोई चीज मौजूद नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि डेक खुद उन्हीं लोगों में सबसे कमजोर माना जाता है। एक दिन वह अपने बड़े भाई के सामने खड़ा होता है। उसके अंदर खुद को साबित करने की जबरदस्त चाह होती है, लेकिन जैसे ही दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है, उसका भाई उसे बेहद आसानी से हरा देता है। हारने के बावजूद डेक का हौसला नहीं टूटता। उसे यकीन होता है कि उसके अंदर भी एक योद्धा छिपा हुआ है, लेकिन उसका भाई साफ बता देता है कि अभी वह उस स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर है। यह बात डेक को अंदर तक चुभ जाती है। अपनी कमजोरी से तंग आकर वह अपने भाई से पूछता है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे वह एक सच्चा योद्धा बन सके। तभी उसका भाई उसे एक ऐसे राक्षस के बारे में बताता है जिसका नाम सुनकर ही सबसे बहादुर योद्धाओं की रूह कांप जाती है। यह था कैलेसिक, एक ऐसा दानव जिसे पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी माना जाता था। बस यही सुनकर डेक फैसला कर लेता है, वह उस राक्षस का शिकार करने जाएगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। लेकिन जैसे ही वह अपनी यात्रा की तैयारी शुरू करता है, तभी वहां उसका पिता पहुंच जाता है। उसका पिता उस दुनिया के सबसे खतरनाक और सम्मानित योद्धाओं में से एक होता है, लेकिन अपने बेटे को देखकर उसकी आंखों में गर्व नहीं बल्कि तिरस्कार दिखाई देता है। वह डेक को हमेशा एक नाकाम और कमजोर लड़के की तरह देखता है। तभी डेक का भाई अपने पिता को बताता है कि डेक कैलेसिक का शिकार करने जाना चाहता है। ये सुनते ही माहौल अचानक बदल जाता है। अगले ही पल वह अपनी हाईटेक ऊर्जा रस्सियों से डेक को जकड़ देता है। फिर उसका पिता एक ऐसा आदेश देता है जिसे सुनकर डेक की सांसें थम जाती हैं। वह उसके भाई को आदेश देता है कि इस कमजोरी का हमेशा के लिए अंत कर दिया जाए। उसके भाई के हाथ में हथियार होता है और वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन तभी उसका भाई अचानक अपना हथियार घुमाता है और डेक को मारने के बजाय उसकी ऊर्जा रस्सियां काट देता है। डेक हैरान रह जाता है। अगले ही पल उसका भाई उसे जबरदस्ती एक स्पेसशिप की तरफ धकेल देता है और यहीं से शुरू होती है एक भयानक लड़ाई। उसका भाई अपने ही पिता के खिलाफ खड़ा हो जाता है। शक्तिशाली वारों के बीच डेक का भाई अपने पिता का सामना करता रहता है, लेकिन इस लड़ाई की कीमत उसे बहुत भारी चुकानी पड़ती है। मुकाबले के दौरान वह अपना एक हाथ तक गंवा देता है। स्पेसशिप
के अंदर बैठा डेक यह सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। उसे समझ आ जाता है कि उसके भाई ने उसकी जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है और यही वजह है कि डेक इस प्लेनेट पर है। इसके बाद डेक उस खतरनाक जंगल के अंदर कैलेसिक की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन जितना अंदर वो जाता है उतना ही यह ग्रह और भी डरावना दिखाई देने लगता है। चारों तरफ बिखरे हुए कंकाल इस बात का सबूत होते हैं कि यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग कभी वापस नहीं लौटे। जमीन पर फैले जहरीले पौधे किसी जाल की तरह हर जगह मौजूद होते हैं। इसी दौरान डेक को टिया नाम की लड़की की आवाज सुनाई देती है, लेकिन डेक उसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अगले ही पल बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। जहरीले पौधे अचानक जहरीली गैस छोड़ते लगता है। टिया उसे रुकने और पीछे हटने की चेतावनी देती है, मगर डेक उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। कुछ ही सेकंड में उन पौधों का जहर उसके शरीर में फैलना शुरू हो जाता है। उसकी ताकत कम होने लगती है और आंखों के सामने सब धुंधला दिखाई देने लगता है। और तभी आसमान से एक विशाल ड्रैगन उसकी तरफ झपटता है। डेक उस हालत में बिल्कुल भी लड़ने के काबिल नहीं होता, लेकिन आखिरी समय पर टिया सामने आ जाती है और किसी तरह उसकी जान बचा लेती है। जब डेक दोबारा होश में आता है तब उसके सामने एक ऐसा सच आता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। उसे पता चलता है कि टिया कोई साधारण लड़की नहीं है, वह आधी इंसान और आधी मशीन है। उसके शरीर का बड़ा हिस्सा एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ होता है। इसके बाद टिया उसे कैलेसिक के बारे में बताती है। कैलेसिक ने ही उसके शरीर का आधा हिस्सा छीन लिया था और अब उसके खोए हुए पैर उसी राक्षस के कब्जे में हैं। इसीलिए उसका लक्ष्य भी वही होता है जो डेक का है। एक तरफ डेक खुद को योद्धा साबित करना चाहता है, दूसरी तरफ टिया अपना खोया हुआ शरीर वापस पाना चाहती है। मजबूरी में दोनों एक टीम बनाने का फैसला करते हैं, लेकिन उनकी यात्रा आसान नहीं होती। काफी मुश्किलों के बाद रात होने लगती है। अंधेरा बढ़ते ही दोनों एक पुरानी गुफा में शरण लेते हैं। यहीं पहली बार टिया अपने अतीत के बारे में खुलकर बताती है। वह कहती है कि उसे इस ग्रह पर फंसे हुए पूरे 2 साल हो चुके हैं। 2 साल पहले उसकी टीम यहाँ एक मिशन पर आई थी, लेकिन कैलेसिक ने उन पर हमला कर दिया। उस भयानक हमले में उसके लगभग सभी साथी मारे गए थे और वह अकेली बची थी। इसी दौरान वह अपनी सबसे करीबी दोस्त टेसा का जिक्र करती है। टिया बताती है कि उनकी पूरी टीम आधी मशीन और आधी इंसान थी, लेकिन टिया और टेसा बाकी लोगों से अलग थीं। मशीनों से बने होने के बावजूद उनके अंदर इंसानों जैसी भावनाएं मौजूद थीं। टेसा का नाम लेते ही टिया के चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगता है। अगले दिन डेक और टिया अपनी खतरनाक यात्रा को जारी रखते हैं। अब उनका लक्ष्य साफ होता है, हर हाल में कैलेसिक तक पहुंचना। सफर के दौरान उन्हें दूर एक विशालकाय जीव दिखाई देता है। उसका आकार इतना बड़ा होता है कि उसे देखकर ही डेक हैरान रह जाता है। तभी टिया उसे बताती है कि यह कोई शिकारी नहीं बल्कि कैलेसिक का शिकार है। ये सुनते ही डेक समझ जाता है कि अगर इतना बड़ा जीव भी उस राक्षस का खाना है तो खुद कैलेसिक कितना भयानक और शक्तिशाली होगा। लेकिन डेक डरने वालों में से नहीं होता। वह तुरंत उस दिशा में बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन नुकीली घास की वजह से आगे नहीं बढ़ पाता। उन घासों की धार तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होती है। टिया उसे रोकते हुए समझाती है कि इस रास्ते से गुजरना नामुमकिन है। अगर वे सीधे गए तो कुछ ही सेकंड में टुकड़ों में कट जाएंगे। उसी समय आसपास मौजूद विशाल जानवरों का झुंड तेजी से भागना शुरू कर देता है। डेक सोचता है कि अगर वह किसी एक जानवर की पीठ पर पहुंच जाए तो सीधे उस खतरनाक मैदान को पार कर सकता है। अगले ही पल वह पेड़ों पर चढ़कर उन जानवरों का पीछा करने लगता है। एक शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाते हुए वह तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जिस शाखा पर वह कूदता है वह अचानक टूट जाती है। डेक तेजी से अपना ब्लेड निकालता है और उसे पेड़ में घुसाकर खुद को गिरने से रोक लेता है। उसकी जान बाल बाल बचती है। मौका मिलते ही वह छलांग लगाकर उस विशाल जानवर की पीठ पर पहुंच जाता है, लेकिन भागता हुआ जानवर सीधे एक विशाल पेड़ से टकरा जाता है और डेक हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। जैसे ही वह संभलने की कोशिश करता है, एक छोटा लेकिन बेहद आक्रामक जीव उस पर हमला कर देता है। काफी संघर्ष के बाद डेक उसे पकड़ लेता है और कुछ पल के लिए राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी टिया की नजर उसी विशाल जानवर पर पड़ती है जो अब गुस्से में उनकी तरफ दौड़ता चला आ रहा होता है। आखिरी समय पर डेक अपनी हाईटेक तलवार पूरी ताकत से उसकी तरफ फेंकता है। तलवार बिजली की तरह हवा को चीरती हुई जाती है और अगले ही पल उसका शरीर 2 हिस्सों में बंट जाता है। डेक अपनी जीत का जश्न मनाने ही वाला होता है कि तभी अचानक कुछ उसके पैरों को जकड़ लेता है। वह नीचे देखता है और उसके होश उड़ जाते हैं। एक और उससे भी विशाल जीव उसे पकड़कर हवा में उठा चुका होता है। अब वह सीधे उस राक्षस के जबड़ों के सामने लटक रहा होता है। ऐसा लगता है कि अब उसका अंत निश्चित है, लेकिन तभी वह छोटा सा जीव जिसे कुछ देर पहले डेक ने पकड़ा था अचानक सामने आ जाता है। किसी तरह वह उस विशाल दानव का ध्यान भटका देता है और डेक को बच निकलने का मौका मिल जाता है। हालांकि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। वह राक्षस पहले से भी ज्यादा गुस्से में उनके पीछे पड़ जाता है। डेक, टिया और वह छोटा जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन सामने वही नुकीली घास का मैदान उनका रास्ता रोककर खड़ा होता है। तभी डेक अपनी पूरी ताकत लगाकर पास खड़े एक विशाल पेड़ को काट देता है। डेक और
टिया तेजी से उस पर दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वह दानव अब भी उस छोटे जीव के पीछे पड़ा होता है जिसने उनकी जान बचाई थी। और तभी डेक पूरी ताकत से आगे बढ़ता है और एक जोरदार वार करता है। तभी वह विशाल दानव हमेशा के लिए जमीन पर ढेर हो जाता है। इसके बाद रात हो जाती है और दिन भर की खतरनाक घटनाओं के बाद डेक, टिया और वह छोटा जीव कुछ देर आराम करने का फैसला करते हैं। धीरे धीरे माहौल पहले से थोड़ा शांत होने लगता है। इसी दौरान एक दिलचस्प बात देखने को मिलती है। वह छोटा जीव डेक की हर हरकत की नकल करने लगता है। जब डेक बैठता है तो वह भी उसी तरह बैठ जाता है। टिया भी यह सब देख रही होती है। ऐसा लगने लगता है कि इन तीनों के बीच धीरे धीरे एक अनोखा रिश्ता बन रहा है। एक ऐसा रिश्ता जो इस खतरनाक दुनिया में उन्हें जिंदा रहने की वजह दे रहा था। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि यह सुकून ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि उसी समय कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। दूसरी तरफ हमें टेसा और उसकी टीम दिखाई जाती है। हैरानी की बात यह होती है कि टेसा जिंदा होती है। इतना ही नहीं, वह अपने कुछ साथियों के साथ उसी इमरजेंसी पॉड तक पहुंच चुकी होती है जिसमें बैठकर डेक इस ग्रह पर आया था। पॉड की जांच करते ही उसे समझ आ जाता है कि इस ग्रह पर अब वे अकेले नहीं हैं, कोई और भी यहाँ मौजूद है। इसके बाद एक और चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। वही खतरनाक जीवित पेड़ उन पर भी हमला कर देते हैं जिनसे डेक मुश्किल से बच पाया था। लेकिन टेसा और उसकी टीम उन जानलेवा शाखाओं को इतनी आसानी से खत्म कर देती है जैसे यह उनके लिए रोज का काम हो। यहीं से साफ हो जाता है कि यह कोई सामान्य टीम नहीं है। दरअसल यह एक बेहद एडवांस और निर्दयी संगठन का हिस्सा होती है। उनका असली काम अलग अलग ग्रहों पर जाकर वहां के खतरनाक जीवों को पकड़ना, उन पर प्रयोग करना और उनकी शक्तियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना होता है। रात होने तक टेसा और उसकी टीम उस तबाह हो चुके स्पेसशिप तक भी पहुंच जाती है जिससे डेक इस ग्रह पर आया था। वे जहाज के अंदर मौजूद हर चीज की जांच करने लगते हैं। लेकिन तभी टेसा की नजर डेक के पीछे छूटे कुछ हाईटेक हथियारों पर पड़ती है। हथियारों को देखते ही उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। वह तुरंत समझ जाती है कि ये तकनीक किसी साधारण सभ्यता की नहीं है, ये किसी बेहद शक्तिशाली योद्धा जाति की तकनीक है। और उसी पल उसके दिमाग में एक नया लक्ष्य पैदा हो जाता है। अब सिर्फ डेक को ढूंढना ही उसका मकसद नहीं होता, बल्कि उसे पकड़ना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि डेक जिस दुनिया से आया है वहाँ के योद्धाओं की ताकत पूरे ब्रह्मांड में मशहूर होती है। उनकी तकनीक, उनका डीएनए और उनकी युद्ध क्षमता अनगिनत रहस्यों से भरी हुई होती है। अगर कंपनी को डेक मिल जाता तो शायद वे उसकी शक्ति का इस्तेमाल करके पहले से भी ज्यादा खतरनाक हथियार बना सकते थे। अब डेक सिर्फ कैलेसिक का शिकार नहीं रहा था, वह खुद भी किसी और का शिकार बन चुका था। अगली सुबह डेक और टिया फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। लेकिन इस बार डेक एक ऐसा फैसला लेता है जिससे टिया काफी नाराज हो जाती है। वह उस छोटे जीव को अपने साथ ले जाने के बजाय पीछे छोड़ देता है। टिया उसे याद दिलाती है कि उसी छोटे जीव ने उनकी जान बचाई थी। लेकिन डेक को लगता है कि आगे का रास्ता इतना खतरनाक है कि वह उसे अपने साथ नहीं रख सकता। हालांकि टिया इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होती। कुछ समय बाद वे उस जगह पहुंचते हैं जहां सालों पहले टिया और उसकी टीम का कैलेसिक से सामना हुआ था। वह दृश्य किसी युद्ध भूमि से कम नहीं होता। चारों तरफ टूटे हुए हथियार, बिखरा हुआ मलबा और अनगिनत लाशें पड़ी होती हैं। हर तरफ मौत के निशान दिखाई दे रहे होते हैं। तभी मलबे के बीच उसे अपने खोए हुए पैर दिखाई देते हैं। वह बिना एक पल गंवाए उन्हें वापस जोड़ने की कोशिश करने लगती है। धीरे धीरे मशीनें सक्रिय होने लगती हैं। टूटे हुए कनेक्शन फिर से जुड़ने लगते हैं और कुछ देर बाद उसके पैरों में हलचल शुरू हो जाती है। लंबे समय बाद पहली बार उसे उम्मीद की किरण दिखाई देती है। इसी दौरान टिया डेक को अपने अतीत का पूरा सच बताती है। वह स्वीकार करती है कि वह एक ऐसी टीम का हिस्सा थी जिसका काम दूसरे ग्रहों की प्रजातियों पर प्रयोग करना था। वे खतरनाक जीवों को पकड़ते थे, उनकी शक्तियों का अध्ययन करते थे और उन्हें कंपनी के फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर वह डेक को एक और चौंकाने वाली बात बताती है। वह कहती है कि अब डेक को सिर्फ कैलेसिक से नहीं बल्कि उसकी पुरानी टीम से भी खतरा है, क्योंकि उसने पहले ही अपनी लोकेशन भेज दी थी। इसका मतलब था कि टेसा और बाकी लोग जल्द ही यहाँ पहुँचने वाले थे। टिया डेक से कहती है कि अभी भी समय है, वह इस ग्रह को छोड़ दे। लेकिन डेक अपने फैसले से पीछे हटने वालों में से नहीं होता। उसका लक्ष्य सिर्फ एक था, कैलेसिक को हराना। टिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि वह उस राक्षस को नहीं मार सकता, लेकिन यह बात सुनकर डेक और ज्यादा जिद्दी हो जाता है। वह गुस्से में वहां से आगे बढ़ने लगता है और तभी जिस पल का वह इतने समय से इंतजार कर रहा था, आखिरकार वह आ जाता है। कैलेसिक उनके सामने आ खड़ा होता है। उसे देखकर साफ समझ आ जाता है कि वह किसी साधारण जीव से कहीं बढ़कर है। उसका विशाल शरीर और नुकीले पंजे उसे किसी जीवित आपदा जैसा बना रही थी। लेकिन डेक बिना डरे सीधे उस पर हमला कर देता है। पहले ही वार में वह उसकी पूंछ काट देता है। कुछ सेकंड के लिए लगता है कि उसने उसे घायल
कर दिया है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर डेक भी हैरान रह जाता है। कटी हुई पूंछ तेजी से दोबारा उगने लगती है। अगले ही पल वही पूंछ डेक को जकड़ लेती है और पूरी ताकत से उठाकर सीधे टिया की तरफ फेंक देती है। टक्कर इतनी जोरदार होती है कि टिया के पैरों को जोड़ने की प्रक्रिया बीच में ही रुक जाती है। अब लड़ाई पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी होती है। कैलेसिक लगातार डेक पर हमले करता रहता है। डेक किसी तरह बचता है और सही मौका देखकर अपनी पूरी ताकत से वार करता है। एक ही झटके में वह कैलेसिक का सिर धड़ से अलग कर देता है। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है कि आखिरकार वह जीत गया, लेकिन फिर कटा हुआ सिर हिलने लगता है और देखते ही देखते दोबारा शरीर से जुड़ जाता है। अब डेक को समझ आ जाता है कि यह राक्षस लगभग अमर है। इस बार डेक को अपने विशाल पैरों के नीचे दबा देता है। डेक पूरी तरह फंस चुका होता है, लेकिन तभी टेसा वहां पहुंच जाती है। वह बिना समय गंवाए एक विशेष बम कैलेसिक की तरफ फेंकती है। कुछ ही सेकंड में कैलेसिक और डेक दोनों बर्फ की तरह जम जाते हैं। पूरी लड़ाई अचानक रुक जाती है। जब डेक दोबारा आंखें खोलता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। डेक को एक हाई टेक लैब जैसी जगह पर कैद करके रखा जाता है। उसके हाथ पैर जकड़े हुए होते हैं और टेसा उस पर लगातार प्रयोग कर रही होती है। हर नया परीक्षण डेक के लिए असहनीय दर्द लेकर आता है, लेकिन टेसा को उसकी तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिर्फ एक चीज चाहती थी, डेक की प्रजाति के सारे रहस्य। वह जानना चाहती थी कि आखिर उसके ग्रह के योद्धा इतने शक्तिशाली क्यों होते हैं, उनकी ताकत का स्रोत क्या है और उनकी तकनीक इतनी अच्छी कैसे है। उसी कमरे में टिया भी बेहोश पड़ी होती है। जब टेसा उसे होश में लाती है तो टिया उसे समझाने की कोशिश करती है। वह बताती है कि डेक दुश्मन नहीं है, उसने कई बार उसकी जान बचाई है और वह उन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं है जिनसे उन्हें डरना चाहिए। लेकिन टेसा अब पूरी तरह बदल चुकी होती है। उसकी नजर में डेक सिर्फ एक प्रयोग का विषय था। वह टिया की एक भी बात नहीं सुनती और उसे भी कैद करने का आदेश दे देती है। कुछ समय बाद टेसा किसी काम से वहां से चली जाती है। यही मौका देखकर टिया चुपके से डेक की बेड़ियां खोल देती है, लेकिन अगले ही पल टेसा के सैनिक उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। डेक किसी तरह वहां से निकल जाता है, लेकिन टिया दोबारा पकड़ ली जाती है। अब डेक के सामने दो रास्ते होते हैं, या तो वह भाग जाए या फिर वापस आकर अपने साथियों को बचाए। वह दूसरा रास्ता चुनता है। सबसे पहले वह उस टूटे हुए स्पेसशिप तक पहुंचता है जिसमें वह इस ग्रह पर आया था। वहां पहुंचकर वह अपने घावों का इलाज करता है, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है, अपने पिता की बातें, अपनी कमजोरियों का ताना और अपने भाई का बलिदान। गुस्से और दर्द के बीच वह अपने भाई का पुराना मास्क उठाता है। उसे देखते हुए वह मन ही मन एक वादा करता है, चाहे कुछ भी हो जाए वह अपना मिशन पूरा करके रहेगा। इसके बाद डेक एक नई तैयारी शुरू करता है। वह पूरे जंगल में घूम घूम कर जहरीले पौधे, खतरनाक घास और कई घातक जीवों के अवशेष इकट्ठा करने लगता है। वह उन सभी चीजों को हथियारों में बदल देता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात फिर से उस छोटे जीव से होती है जिसे वह पीछे छोड़ आया था, लेकिन इस बार एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। डेक को पता चलता है कि वह छोटा जीव कोई साधारण प्राणी नहीं बल्कि कैलेसिक का बच्चा है। कुछ पल के लिए डेक हैरान रह जाता है। जिस राक्षस को वह पूरी यात्रा में मारना चाहता था, ये छोटा जीव उसी का बेटा था। यहीं से डेक की सोच बदलने लगती है। इसके बाद उसे टिया के टूटे हुए आधे पैरों से एक सिग्नल मिलता है जो उसे टेसा के बेस तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। डेक चुपके से उस ठिकाने में घुस जाता है। वहां टिया अब भी बेहोश पड़ी होती है। तभी एक गार्ड उसकी निगरानी करने आता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि मौत उसके बिल्कुल पीछे खड़ी है। अचानक उसका शरीर गलना शुरू हो जाता है। डेक ने जिन जहरीले हथियारों को तैयार किया था उनका असर तुरंत दिखाई देता है। इसके बाद डेक एक एक करके पूरे बेस में तबाही मचाने लगता है और दुश्मनों को एक एक करके मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वह छोटा जीव भी उसकी मदद कर रहा होता है। धीरे धीरे पूरा बेस युद्ध का मैदान बन जाता है। उधर टेसा अपनी बॉस से संपर्क कर रही होती है। वह गर्व से बताती है कि उन्होंने आखिरकार कैलेसिक को पकड़ लिया है, लेकिन तभी उसकी बॉस डेक के बारे में पूछती है। कुछ सेकंड सोचने के बाद टेसा झूठ बोल देती है। वह कहती है कि डेक मर चुका है। दरअसल वह डेक की शक्ति और उसकी तकनीक को खुद के लिए रखना चाहती थी। इसी बीच वह कैलेसिक को पृथ्वी भेजने की तैयारी भी कर रही होती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि जिस डेक को वह मरा हुआ समझ रही है वह उसके पूरे ऑपरेशन को तबाह कर रहा है। उधर टिया के पैर भी सक्रिय हो जाते हैं। वे एक गार्ड को पकड़कर खुद को आजाद कर लेते हैं, लेकिन तभी एक और सैनिक वहां पहुंच जाता है। टिया तुरंत दोबारा बेहोश होने का नाटक करने लगती है। जैसे ही गार्ड उसके करीब आता है वह अचानक हमला कर देती है। काफी मुश्किल संघर्ष के बाद आखिरकार वह भी उसे हरा देती है और तभी उसकी मुलाकात डेक से होती है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वह सोच भी नहीं सकती थी कि डेक वापस आएगा, लेकिन डेक सिर्फ भागने नहीं आया था। उसने पहले ही फैसला कर लिया था कि वह टिया को बचाएगा, और जब उसे पता चला कि छोटा जीव कैलेसिक का बेटा है तो उसके अंदर कुछ बदल गया। अब वह सिर्फ टिया को ही नहीं बल्कि कैलेसिक को भी बचाना
करना चाहता था, क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ था कि शायद कैलेसिक कोई राक्षस नहीं था। इसके बाद डेक जानबूझकर पूरे बेस का अलार्म सक्रिय कर देता है। तेज सायरनों की आवाज पूरे परिसर में गूंजने लगती है। अगले ही पल हर तरफ से गार्ड उसकी तलाश में निकल पड़ते हैं, लेकिन इस बार डेक भाग नहीं रहा होता। वह एक जगह बिल्कुल शांत बैठा उनका इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि उसने पहले से ही पूरा इलाका जालों से भर रखा था। जैसे ही सैनिक उसके करीब पहुंचते हैं, डेक अपने जाल सक्रिय कर देता है। अचानक जहरीले पौधे फटने लगते हैं। कुछ ही पलों में टेसा के कई सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। कैलेसिक को छुड़ाना इतना आसान नहीं होने वाला था। तभी टेसा अपना सबसे खतरनाक हथियार मैदान में उतारती है, एक विशालकाय रोबोट। उसका आकार किसी इमारत जितना बड़ा होता है और उसके हथियार पूरे युद्ध क्षेत्र को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। रोबोट आते ही डेक पर हमला शुरू कर देता है। डेक पूरी ताकत से लड़ता है, लेकिन इस बार उसका मुकाबला किसी जीव से नहीं बल्कि अत्याधुनिक मशीन से था। हर वार उसे पीछे धकेल रहा होता है। दूसरी तरफ टिया कैलेसिक को आजाद करने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ एक गार्ड पहुँच जाता है। हालात को देखते हुए टिया तुरंत टेसा होने का नाटक करती है। गार्ड कुछ क्षणों के लिए उसकी बातों में आ भी जाता है, लेकिन तभी वहाँ कैलेसिक का बच्चा पहुँच जाता है। स्थिति बिगड़ने से पहले ही टिया हमला कर देती है और गार्ड को निष्क्रिय कर देती है। उधर डेक और टेसा की लड़ाई लगातार जारी रहती है और तभी युद्ध का रुख पूरी तरह बदल जाता है। कैलेसिक आखिरकार आजाद हो जाता है। आजाद होते ही वह सीधे टेसा पर टूट पड़ता है। डेक इसी मौके का फायदा उठाता है और विशाल रोबोट के महत्वपूर्ण हिस्सों को नुकसान पहुंचाने लगता है। तभी टिया वही विशेष बम फेंकती है जिसने पहले कैलेसिक को जमा दिया था, लेकिन इस बार डेक समय रहते उसे पकड़कर टेसा के रोबोट की तरफ फेंक देता है। विस्फोट होते ही रोबोट का एक हाथ पूरी तरह निष्क्रिय हो जाता है। अब कैलेसिक लगातार उस मशीन पर हमला करने लगता है। कुछ ही क्षणों बाद वह विशाल रोबोट दो हिस्सों में टूटकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन टेसा अब भी हार मानने को तैयार नहीं होती। मगर कैलेसिक उसे कोई मौका नहीं देता। एक भयानक हमले के साथ वह टेसा का अंत कर देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद कैलेसिक अपने बच्चे के पास पहुंचता है। उसका बच्चा भी सुरक्षित होकर उसके करीब आ जाता है। पास खड़ा डेक यह सब देख रहा होता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि जिस प्राणी को वह पूरी यात्रा में राक्षस समझता रहा, वह भी अपने परिवार की रक्षा करने वाला एक जीव ही था। टिया भी यह दृश्य देखकर खुश होती है। ऐसा लगता है कि आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन तभी एक आखिरी खतरा सामने आता है। टेसा अभी मरी नहीं होती। मरने से पहले उसने कैलेसिक के शरीर के अंदर मौजूद एक विस्फोटक सक्रिय कर दिया था। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही विस्फोट हो जाता है। अगले ही पल कैलेसिक की मौत हो जाती है अपने बच्चे के सामने। ये दृश्य देखकर टिया बेहद दुखी और गुस्से से भर जाती है और तभी घायल टेसा आखिरी बार हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार डेक उसे मौका नहीं देता। वह पीछे से आकर उसका हमेशा के लिए अंत कर देता है। टेसा की मौत के साथ कंपनी की पूरी योजना भी खत्म हो जाती है। इसके बाद डेक अपने ग्रह पर लौटता है, लेकिन अब वह पहले वाला कमजोर और असुरक्षित योद्धा नहीं रह गया था। ग्रह पर पहुंचते ही वह सीधे अपने पिता के सामने जाता है। इस बार वह उनसे भागता नहीं बल्कि उन्हें चुनौती देता है। दोनों के बीच अंतिम मुकाबला शुरू हो जाता है। शुरुआत में उसका पिता उस पर भारी पड़ता है, लेकिन जल्द ही सबको एहसास हो जाता है कि डेक अब पहले जैसा नहीं रहा। कुछ ही देर में वह अपने पिता को हरा देता है, फिर उसी हाईटेक रस्सी से उन्हें बांध देता है जिससे कभी उसे कैद किया गया था। अब शक्ति का संतुलन बदल चुका था और तभी पीछे से कैलेसिक का वही छोटा बच्चा आता है और उनका अंत कर देता है। डेक बस खामोशी से यह सब देखता रहता है, क्योंकि उसके लिए यह सिर्फ बदला नहीं था, यह उस क्रूर सोच का अंत था जिसने पूरी जिंदगी उसे कमजोर साबित करने की कोशिश की थी। और इसी के साथ इस रोमांचक, भावनात्मक और खतरनाक सफर की कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।